जय हिंदू राष्ट्र। एक बड़ी मजेदार सी बात करने के लिए आज आपके बीच में आया हूं। हुआ यह है कि पंजाब के चन्नी जी ने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए भैया करके संबोधित किया और उनके लिए कुछ खराब जुमले बोले। और ये जो अनपढ़ माँ की 12 टेंडर माँ की अनपढ़ बेटी है, ये ताली पीट रही थी इस पे ऐसे ऐसे करके छक्कों वाली ढंग से। पंजाबी इसकी समझ में आती होगी पता नहीं, बाकी पढ़े लिखे तो ये परिवार पूरा ही नहीं है, कोई भी 12वीं पास नहीं किया। ये एक प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को भैया क्यों कहा गया। विशेष रूप से महाराष्ट्र में और पंजाब में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को भैया कहा जाता है। मैं प्रांतवादी बिल्कुल नहीं हूँ, राष्ट्रवादी व्यक्ति हूँ, तो इसलिए मेरे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, मगर आरोप लग रहे हैं तो इसका थोड़ा सा स्पष्टीकरण देना, बात करना आवश्यक है। पंजाब के फार्म हाउसेस पे जाएं, झालों पर जाएं, तो आप देखेंगे वहां हवाई जहाज बने हुए हैं घरों में, घरों के बाहर। ये इंडिकेशन है कि इनका बेटा हवाई जहाज में बैठ के कनाडा, कनाडा बल्कि, या अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया चला गया। वहां कोई बड़ा तेजस्वी कार्य नहीं करने वाला है, ट्रक ड्राइवर ही बनने वाले हैं लगभग। ये जो हुणतुसी वाले हैं, इनकी तो औलादें आमतौर पर ड्राइवर ही हैं वहां, क्योंकि डॉक्टर, साइंटिस्ट और श्रेष्ठ कार्य करने वाले लोग तो बहुत ही कम हैं। ये एक सामान्य रूप से गमन चल रहा है कि बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग पश्चिम यानी पंजाब जा रहे हैं, पंजाब के लोग अमेरिका, कनाडा, यहां पश्चिम पहुंच रहे हैं। दूसरे, महाराष्ट्र में भैया कहा जाता है। भैया कहने का कारण क्या है, इन दोनों प्रांतों पर बाद में बात करता हूं, पहले भैया कहने का कारण क्या है, भैया ही क्यों। उसका कारण है कि यहाँ के लोग इतने शिष्ट सभ्य हैं, ये कभी तू तड़ाक से बात, रे तेरी पे तेरी पैंट दी माँ दी, ये सब नहीं करते। बड़े शिष्ट लोग हैं, बड़े भद्र लोगों से बात करते हैं, आप करके बात करते हैं। मैं दिल्ली में एनसीआर में हूं, मुंह खोलते ही किसी व्यक्ति के पता लग जाता है कि कहाँ का है ये। उसका कारण है कि जो एक सामान्य शिष्टाचार है, वो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग, जिन्हें भैया कहा जाता। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के स्पष्टीकरण के लिए उपयुक्त प्राणी नहीं हूं, क्योंकि मैं तो पश्चिम का हूं। मैं ये जो खड़ी बोली है, कड़क भाषा बोलने वाला क्षेत्र, वहां का हूं। मगर वो शिष्ट सभ्य लोग हैं, किसी से समय भी पूछेंगे, रास्ता भी पूछेंगे तो भैया ऐसा बता दीजिए करके बात करेंगे। नतीजे में इन्हें हिकारत से, चूंकि अपनी बदतमीजियों पर घमंड करने वाला समाज है, इसलिए इसे हिकारत से भैया कहने लगा। और ये जहां भी जाते हैं अपना कार्य फैला लेते हैं, अपना क्षेत्र बना लेते हैं। किसी भी भारतवासी को अपने किसी भी प्रांत में जाकर बसने का अधिकार होना चाहिए। बिहार का आदमी गुजरात चला जाए, गुजरात का आदमी बंगाल चला जाए, बंगाल का आदमी केरल चला जाए, ये एक सहज व्यवहार है, संपूर्ण राष्ट्र एक है। आप नॉर्थ ईस्ट जाइए, गुजराती व्यापारी, मारवाड़ी व्यापारी आपको ढेरों दिखाई देंगे, बिल्कुल गांव गांव में पहले हुए हैं। जबकि कानून यहां तक है कि नॉर्थ ईस्ट की जो हमारी 7 सिस्टर्स हैं, ये 7 प्रांत हैं, इनमें बहुसंख्य में ये कानून है कि वहां दुकान खोलने का अधिकार, कोई कार्य करने का अधिकार स्थानीय व्यक्ति को होगा, तो उसके साथ पार्टनरशिप में कर लेते हैं। स्थानीय व्यक्ति कार्य नहीं करता, ये लोग काम करते हैं। हर गुजरात के लगभग हर घर से कोई ना कोई व्यक्ति विदेश में है। अमेरिका में जो मोटेल का व्यापार है, उसे पटेलों के हाथ में है। वो सारा जो होटल्स का कार्य है, जो रोड साइड पे, हाईवेज पे मोटेल हैं, वो सारा काम पटेलों के हाथ में है। जो लोग पहली बार निकले होंगे, ये छुआछूत वाले लोग हैं, जो मांस नहीं खाते, दूसरे के हाथ का खाना नहीं खाते, तो इन्होंने उसकी व्यवस्थाएं की।
खाकड़ा, थेपला, ऐसी डिशेस जो 6-6 महीने, 8-8 महीने, साल-साल भर चल जाती हैं, उनको यहाँ से बना कर लेकर गए। यूं ही आसानी से नहीं विकसित हुए हैं। उगांडा से निकालेगा तो युगांडा से निकालने का कारण ये था कि युगांडा के लोगों का सारा व्यापार इनके हाथ में था। ये सक्षम लोग हैं, मेहनती लोग हैं, परिश्रमी लोग हैं। पंजाब के लोग भी बहुत तेजस्वी परिश्रमी हैं। ये बेवड़े जो मुख्यमंत्री बनने की तमन्ना करता है और जिसके लिए केजरीवाल जोर मार रहा, उस तरह नहीं है। ये परिश्रमी लोग हैं। अपने घर से जाना, मेरे एक कनाडा में के मित्र हैं, अभी कुछ समय पहले आए थे, तो उन्होंने एक मजेदार बात बताई कि उनका बेटा जो 12th पास करके, जिसको एयरपोर्ट पहुंचाने के लिए वो निकले हैं, कनाडा जाना है, उसकी दादी ने पूछा कि तू कल खाना कहाँ खाएगा, रोटी कहाँ खाएगा? तो उसने कहा पता नहीं, कोई आधार नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, मगर ये जिजीविषा है, ललक है कि हम काम कर लेंगे। यही वो लोग तो हैं ना जिन्होंने साम्राज्य स्थापित किए हैं, जिन्होंने मेहनतें की हैं, परिश्रम करने के लिए घरों से निकलते हैं। तो इनसे वहां के जो लोकल हैं, जो नहीं करना चाहते, वो तिल मिलाते हैं, उन लोगों को कष्ट होता है। और इसका सबसे ज्यादा जो कड़वा स्वरूप है वो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की एक पार्टी जो से आज हिंदुत्ववादी समझा जाता है, शिवसेना, वो बेसिकली हिंदुत्ववादी पार्टी कभी नहीं रही है। आज तो बिल्कुल भी नहीं है, पहले भी नहीं रही। एक महाराष्ट्र के स्थानीय लोगों में, महाराष्ट्रियंस में एक वो एक ग्रंथि है कि मुंबई उनकी है, ऐसा वो आग्रह करते हैं, जबकि ये उल्टा है। ये ब्रिटिश पीरियड में मुंबई प्रेसिडेंसी थी, जिसका महाराष्ट्र, गुजरात, सिंध और महाराष्ट्र का उस समय का कर्नाटक भी उसका हिस्सा था। ये सारा क्षेत्र मुंबई प्रेसिडेंसी का हिस्सा है। महाराष्ट्र मुंबई का हिस्सा है, मुंबई महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है, उल्टा है। तो उनको लगता है उनके हाथ से न निकल जाए। जाहिर है मुंबई प्रेसिडेंसी में गुजरात भी था, तो गुजराती व्यापारियों का बहुत अच्छा कार्य मुंबई में है। डायमंड का सारा बिजनेस गुजराती संभालते हैं, बड़े पैमाने पर वहां कार्य हैं। इसी तरह से आप मुंबई कभी जाएं तो आप पाएंगे कि हर 7वीं 8वीं 9वीं दुकान हर लगातार चलेंगे तो एक कोई ना कोई दक्षिण भारतीय व्यंजनों की दुकान मिल जाएगी आपको, जिसमें डोसा, सांबर और इडली वड़ा, और बड़े सस्ते दामों पर 60-70 रुपए में, 80 रुपए में, 100 रुपए में पेट भर जाएगा, वहां मिल जाता है। फटाफट खाइए निकलिए, खाइए निकलिए, इस तरह का कार्य। अब ये कार्य वहां का स्थानीय आदमी कुछ नहीं करता। बाहर का आया हुआ आदमी उसे लगता है, जबकि वो बाहर का आदमी नहीं है, वो मुंबई प्रेसिडेंसी का हिस्सा है, उसी क्षेत्र में वो काम कर रहा है। तो उसको ये लगता है कि बाहर का आदमी आकर हमारा हिस्सा, हमारा छीन रहा है। तो उसके खिलाफ शिवसेना ने आंदोलन चलाया, उनको मारा पीटा। इसी तरह से वहां का जो टैक्सी का व्यापार है, दूध का व्यापार है, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के हाथ में है, जिनके कारण इन्हें भैया कहा जाता है। ये किसी से शत्रु से ही बात करते हैं तो भैया करके बात करते हैं। इनकी भाषा को आप, जैसे कुछ भारत की भाषाएं हैं जो कड़क भाषाएं, उनके लिए कहा जाता है कि ये तो केवल बनाई ही गाली बकने के लिए गई हैं। ये भाषा ऐसी नहीं है, शिष्ट बोलने वाले लोग हैं, मीठे बोलने वाले लोग हैं, इसके कारण से ही अपमानित होते हैं। यहां स्पष्ट करता चलूं, शिवसेना कभी भी हिंदुवादी पार्टी नहीं रही है। 92 में जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो गया तो विश्व हिंदू परिषद और जो संघ के और भाजपा के लोग थे, ये बैकफुट पे आ गए। उस समय एक रजत शर्मा ने इंटरव्यू लिया था बाला साहब का, तो बाला साहब ठाकरे उसमें उन्होंने कहा, और ये यदि के साथ कहा है, ध्यान रहे, उन्होंने एक बड़े आराम से कहा कि हाँ बाबरी मस्जिद रहनी चाहिए, ठीक है। जिन्होंने गिराई थी वो तो सब सहमे हुए थे, और उन्होंने कहा कि यदि इसका कोई श्रेय नहीं लेता तो मैं कहता हूं कि ये शिव सैनिकों ने तोड़ी, यदि के साथ, क्योंकि शिव सैनिक नहीं थे उसमें, मैं तो प्रत्यक्षदर्शी हूं उसका, और भी कोई बता देगा। वहां से शिवसेना हिंदूवादी पार्टी बनी है। और उसके बाद बंबई में जो दंगे हुए, तो उन दंगों में चूंकि इस्लामियों ने, मैं समझ सकता हूं कि आप भाजपा के खिलाफ हैं, बाबरी मस्जिद गिरा दी, आरएसएस के खिलाफ हैं, विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ हैं, तो इसके लिए जो पड़ोस में गरीब बुढ़िया चाल में रहती है उसका घर जला देंगे। ऐसा काम मुंबई में
इस्लामी नेताओं ने किया। पलटकर शिवसेना के लोगों ने ठुकाई उगाई लगाई उनकी। नतीजे में एक इमेज बन गई, अन्यथा वो राष्ट्रवादी विचार के बिल्कुल भी नहीं है। वो शुद्ध महाराष्ट्र फॉर मराठास और इस तरह की बातें करने वाले कि, और वो एक ऊधम की राजनीति मचाने वाले लोग हैं। तो कुल मिलाकर किसी भी राष्ट्रवादी के लिए दिल्ली में काम करने के लिए मराठे आते हैं तो दिल्ली वासियों को कष्ट होगा क्या? उत्तर प्रदेश में मराठा बसते हैं तो इसमें परेशानी होगी क्या? ये तो सम्मान का विषय है। अपने राष्ट्र में कोई भी विकास के लिए कहीं से कहीं तक जा सकता है। उनको आहत करना, पंजाब का मुख्यमंत्री बोल रहा है इस तरह की कच्ची बात, पंजाब चल पाएगा? क्योंकि अपने यहां जो काम करने वाली पीढ़ी है वो तो चील गाड़ी पे बैठ के कनाडा चली गई और वहां वो ड्राइवर बन गई है। वहां ऐसा नहीं है कि उसने कोई बड़ी भारी इंडस्ट्री खड़ी कर ली है, मगर पंजाब के गांव में काम करने वाले को, अपने फार्म पे काम करने वाले को जितना धन मिलता है या जितनी सुविधाएं मिलती हैं उससे अधिक वहां कनाडा में है, इसलिए वो निकल गया। कल्पना कीजिए कनाडा के लोग इस पर आंदोलन करें और पंजाब के लोगों को बाहर निकालने की बातें करें, क्या ये उचित होगा? वहां ये खराब लगेगा। तो जिस सिक्के का भुगतान स्वीकार नहीं है, खोटा सिक्का, उसे बाजार में चलाना क्यों? ऐसी बातें करनी ही क्यों? गुजरात के ढेरों लोग बाहर हैं, केरल के ढेरों लोग बाहर हैं। ये जो इंडोनेशिया, मलेशिया और आसपास के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति है, वो मूलतः दक्षिण भारत के जो नाविक थे, जो व्यापार करने निकले, उन्हीं के कारण तो फैली है। तो इसमें दिक्कत क्या है कि बिहार का आदमी चला आएगा तो वो भैया कहलाएगा, आप चले जाएंगे तो आप परम तेजस्वी हैं? ये क्या है? ये उचित बात नहीं है। संपूर्ण राष्ट्र उसके पुत्रों का है। संपूर्ण राष्ट्र में किसी को भी आने जाने का, राष्ट्र के किसी भी घटक को पूरे देश में विचरण करने का, बसने का अधिकार है। कुछ बड़े नाम, बल्कि एक नाम, सिर्फ एक नाम से बात करना चाहता हूं। मेरे साथ मेरे परिजन की कृपा है, 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी। ये बात कहने वाले सज्जन को पता है कि ये भी भैये थे। इनका जन्म पटना में हुआ है। ऐसी कोई बात, किसी प्रदेश में किसी के जन्म लेने से वो व्यक्ति छोटा हो जाता है क्या? जो 5 प्यारे आए हैं उसमें पंजाब से कितने थे जिन्होंने सिख स्थापित किए? इसका उत्तर मुझे मत दीजिए, मैं जानता हूं, स्वयं सोचिए। हम जिस सामूहिक शत्रु से, संवेद शत्रु से जूझ रहे हैं, जो राष्ट्र को नष्ट करने पर उतारू है, पंजाब भी उसका शिकार है। इसने आधा पंजाब छीन लिया है। हमारे अंतिम पंजाब के तेजस्वी राजा रणजीत सिंह जी की राजधानी आज हमारे पास नहीं है, लाहौर छिन गया। ननकाना साहब आज हमारे पास नहीं है। हमारे गुरुओं की स्थलियां हमारे पास नहीं हैं। किसने छीना है? 10वीं पातशाही की वाक है ना, तेल में हाथ डाल के तिल में हाथ डालो, और जितने हाथ पर तिल चिपक जाएं उतनी कस्में भी तुर्क खाए तो उसका विश्वास मत करना। 10वीं पातशाही की वाक है, कुट्टा मांस नहीं खाना, हलाल नहीं खाना। आप क्या कर रहे हैं? अपने लोगों को जिन्होंने बड़ा बेटे दे दे के सिखी चलाई है, आप उनको दुत्कार रहे हैं। ये राष्ट्र हम सबका है। देश के प्रत्येक क्षेत्र पर हमारा सबका अधिकार है, सामूहिक अधिकार है। ऐसी कच्ची बात कहना केवल राष्ट्र को बिखेरता है। गुरु ग्रंथ साहब में रविदास जी की
रैसदास जी की वाणी है। आपकी जानकारी के लिए, वो बनारस में पैदा हुए थे, वो भी भैये थे, जिनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज की गई है। ऐसी कोई भी बात राष्ट्रीयता को कमजोर करती है, इसे न किया जाए, नफरत न फैलाई जाए, ऐसी भद्दी बातें न की जाएं। ये राष्ट्र हित में है। आपको इसकी चिंता करनी चाहिए कि पंजाब बर्बादी के मुहाने पर खड़ा है, सिखी बर्बादी के मुहाने पर खड़ी है। आज की पीढ़ी केश नहीं रखती, दाढ़ी काटती है, हलाल मांस खाती है, शराब के नशे के गर्त में डूबी हुई है। ईसाई चर्चेस पंजाब में फैलते जा रहे हैं, कन्वर्जन करते जा रहे हैं। इससे राष्ट्र को बचाना है, सिखी को बचाना है, तो सबको एक मुट्ठी बना कर रहना होगा। जय हिंदू राष्ट्र।